नमस्कार भाई सभी को। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन हैं। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि चैप्टर 2 की डाउट क्लास, तो मैंने आपको बताया था कि चैप्टर 2 की डाउट क्लास हम एक फेज खत्म होने के बाद लेंगे, यानी कि फ्राइडे को। तो फ्राइडे को आपकी चैप्टर 2 की डाउट क्लास हो रही है। यस, हाँ जी। हम्म। नमस्कार नमस्कार, क्या हाल चाल। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है आप, ठीक है आप। चलिए चलिए, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में आप सभी को हमने नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, और एक क्वेश्चन जो कि मैंने आपको होमवर्क दिया था, वहीं से मैंने स्क्रीनशॉट भी ले लिया है। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, और पहले बात ये उठ रही थी कि क्या ये क्वेश्चन मैं आपको यहीं करवा दूं। फिर लगा कि नहीं यार, एक हिंट देके इसको छोड़ देते हैं और फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। अब अगर आप सभी ने इस क्वेश्चन को किया है, तो इस क्वेश्चन को करते वक्त आपके मन में एक हल्का सा मन में क्या मतलब, करते वक्त दो बातें अजीब लगी होंगी। पहली बात आपको अजीब ये लगी होगी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आयंस एक ही तरफ आए होंगे, या तो रिएक्टेंट साइड पे या तो प्रोडक्ट साइड पे। जैसे कि अगर आपको याद हो तो हमारी ये वाली बात तो हो ही गई थी कि अगर मेरे पास ये रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन के अंदर बी आर की हो रही है ऑक्सीडेशन, तो बी आर माइनस से यहां पे बन रहा था बी आर टू, और H प्लस की हो रही है रिडक्शन, तो H प्लस बन रहा था H2। अब क्योंकि ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो यहां पे हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो और यहां पे भी हमारे पास 2 आ जाएगा। अब ये रिएक्शन बैलेंस भी हो गई, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लगा। एक्चुअली में गलत कैसे है ये टेक्निकली, या गलत है भी या नहीं, या एनसीईआरटी ने जान के किया है, ये एक अलग बात है। इसके ऊपर कभी भी हम डिस्कशन कर ही नहीं सकते, बिकॉज कई किताबें इसे गलत कह सकती हैं, कई टीचर इसे गलत कह सकते हैं, कई टीचर इसे ये भी कह सकते हैं कि शायद एनसीईआरटी ने जान के किया है। बट आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। क्या मैं समझा रहा हूं क्या, देखो। अब अगर मैं इस रिएक्शन की नर्स्ट इक्वेशन बनाऊंगा, तो उससे पहले मुझे निकालना पड़ेगा ई नॉट सेल, और ई नॉट सेल के लिए पहले मुझे ई नॉट कैथोड और ई नॉट एनोड निकालना पड़ेगा। वेरी नाइस, आशना गुप्ता, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, जो भी आप कह रहे हो, ठीक है। अब यहां पे बी आर से बी आर टू से एक्चुअली में हमें बी आर माइनस जाना होगा, और बी आर टू से बी आर माइनस का पोटेंशियल लिखेंगे, और आप सबको पता है एच प्लस से H2 का भी पोटेंशियल लिखेंगे, जो कि हमारे पास 0 वोल्ट आ जाएगा। अब बी आर टू से बी आर माइनस की अगर मैं बात करूं, तो इस केस में हमारे पास, अगर मैं एनसीईआरटी खोलूं, तो एनसीईआरटी में हमारे पास जो बी आर है, उसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास है, वो हमारे पास 109 है। तो 1.09 वोल्ट है, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, सिंपल सा लॉजिक है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसकी तो रिडक्शन होती है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसकी तो रिडक्शन होती है। अब यहां पे बी आर टू से बी आर माइनस की अगर आप बात करेंगे, तो ये रिडक्शन हो रही है, और लेकिन क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो बी आर की ऑक्सीडेशन हो रही है, और यहां पे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल यानी उल्टा हो रहा है। आप समझ गए हो, हमने जो पोटेंशियल वाइज पढ़ा था, मैं यहां पे कुछ लिखूंगा फिर इसको हटा दूंगा। अगर मैं इस रिएक्शन को ना देखूं और पोटेंशियल वाइज बात करूं, तो यहां पे जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज्यादा है, तो इसे कैथोड होना चाहिए था, और इसे एनोड होना चाहिए था। और ई नॉट सेल का फॉर्मूला ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होना चाहिए था, यानी 1.09 माइनस 0 होना चाहिए था, और 1.09 वोल्ट होना चाहिए था। ये वो है जब आपने इस तरीके से किया हो। लेकिन अगर आप रिएक्शन को देखेंगे, तो आपका ये वाला जो डेटा है इससे मैच ही नहीं हो रहा है। कैसे? कैथोड पे रिडक्शन होती है, लेकिन बी आर की तो ऑक्सीडेशन हो रही है, और एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, लेकिन बी आर की तो एच की तो रिडक्शन हो रही है। यानी कि जो हमारे पास डेटा से आ रहा है वो रिएक्शन से उल्टा है। अब मैं किसकी बात मानूंगा, मैं डेटा की बात मानूंगा या फिर मैं रिएक्शन की बात मानूंगा? आंसर है मैं रिएक्शन की बात मानूंगा, बिकॉज मुझे इस रिएक्शन के लिए काम करना है। डेटा फिर कुछ भी कर। आप समझ गए प्रॉब्लम क्या है? एक प्रॉब्लम तो हमने उस दिन डिस्कस कर ली थी कि आयंस एक तरफ है, जो कि एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक जो मेजर प्रॉब्लम यहां पे आ रही है वो ये है कि इस वाले का डेटा इससे मैच नहीं हो रहा है,
ये कह रहा है इसे कैथोड होना चाहिए, लेकिन रिएक्शन कह रही है कि Br की ऑक्सीडेशन हुई है। क्या आप ये प्रॉब्लम समझ गए? तो थम्स अप दो। इसका क्या सॉल्यूशन है आपको बता रहा हूं, लेकिन प्रॉब्लम समझ गए क्या? मुझे आप थम्स अप दो, यस बोलो अगर आप प्रॉब्लम समझ गए हो तो। और यही कारण है कि मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन आप घर पे करेंगे तो अटक सकता है। हाँ जी, बताइए, समझ गए? वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब अगर समझ गए तो हम रिएक्शन के हिसाब से बात करेंगे कि Br की हो रही है ऑक्सीडेशन, और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो एनोड होता है। तो एनोड मैं यहां पे लिख रहा हूं बाय रिएक्शन, मैं रिएक्शन से जज कर रहा हूं, ठीक है ना। और आप देखिए तो हाइड्रोजन की रिडक्शन हो रही है, और रिडक्शन कहां पे होती है भाई? कैथोड पे होती है। तो ये हो रही है रिडक्शन कैथोड पे, तो कैथोड है ये अगेन बाय रिएक्शन, रिएक्शन के हिसाब से ये कैथोड बन जाता है। सिंपल है। अब उस हिसाब से अगर मैं देखो ई नॉट सेल निकालता हूं, तो मेरे पास ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होना चाहिए। 0 माइनस 1.09 आना चाहिए। आंसर है माइनस 1.09 वोल्ट। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या ई नॉट कभी नेगेटिव आ सकता है, तो उसका आंसर उस वक्त ना आया था, लेकिन मैंने आपको कहा था कि कंसेप्चुअली इसका आंसर ना है, लेकिन हाइपोथेटिकली किसी केस में आ सकता है, जैसे कि इस केस में आया है। समझ गया बेटा? तो ऐसा खेल रहेगा। तो पहली बात तो इस क्वेश्चन में अलग बात यह थी कि आपके पास ई नॉट सेल ही आपके लिए नेगेटिव आ जाता है। हाँ, आपके लिए ई नॉट सेल ही जो है बेटा वो नेगेटिव आ जाता है। चलो, अब अगर ऐसा है तो दूसरा पॉइंट क्या आता है? अब तो मुझे लगता है इसके आगे कोई टास्क नहीं बचा है। ई सेल का फॉर्मूला हमारे पास होता है ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग, प्रोडक्ट में कोई आयन है ही नहीं, और रिएक्टेंट में हमारे पास बी आर माइनस का स्क्वायर है और एच प्लस का भी स्क्वायर है। अब ई नॉट सेल हमारे पास माइनस 1.09 आ चुका है, माइनस 0.059। एन की वैल्यू इस केस में भी 2 है। अब कंसंट्रेशन की बात कर लेते हैं। तो बी आर की कंसंट्रेशन हमारे पास 1 2 10 की पावर माइनस 2 है, इसका हमारे पास स्क्वायर है। और H प्लस की कंसंट्रेशन हमारे पास 3 इंटू में 10 की पावर माइनस 2 है, इसका भी स्क्वायर है। अब इसके आगे मैथ से यार प्लीज आप ये सॉल्व कर लेना, उसमें हम आज का टाइम नहीं बिताएंगे, लेकिन आपका ओवरऑल आंसर माइनस में ही आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। यस, तो दैट सर, जब मैं ये क्वेश्चन कर रहा था मेरा दिमाग खराब हो गया था बेटा। अब मेरी बात समझो, जैसे जब आप देखो यहाँ पे ना दो प्रकार के बच्चे आते हैं, थोड़ा समझना बेटा, ये आपको लॉन्ग टर्म पे एक शिक्षा देगा। अब यहाँ पे दो प्रकार के बच्चे आते हैं। पहले जिन्होंने इस क्वेश्चन को ट्राई नहीं किया था और आज उन्हें समझ में आ गया। दूसरे बच्चे जिन्होंने इसे ट्राई किया था वो उसमें अटक रहे थे और उन्हें ये देखने के बाद समझ में आ गया। लेकिन मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि जिन्होंने ट्राई किया था और वो अटके थे और उसके बाद उन्होंने समझा है, वो ज्यादा लंबे समय तक इस केस को याद रख पाएंगे एज कंपेयर टू वो बच्चे जो बस उठ के आ गए हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है बेटा कि तो आप कहोगे जिसने नहीं किया जिसने किया वो दोनों बराबर हो गए, ऐसा नहीं है। खुद से करने के बाद जब आप अटकते हो फिर उसका सॉल्यूशन मिलता है, तो आप जीवन भर नहीं भूलते हो उसको। तो ये एक ऐसे क्वेश्चन में से क्या सबको करना चाहिए था। चलिए ठीक है, चलिए। तो मेरे हिसाब से ये हमारे पास आया। सर बोर्ड में अगर ऐसा कुछ हो गया तो क्या होगा? अगर हो गया तो मैंने आपको बताया, तो रिएक्शन के हिसाब से आपको रिएक्शन को सबसे पहली प्रेफरेंस देनी है। आपको रिएक्शन को सबसे पहली प्रेफरेंस देनी है। यस, चलिए। प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जीरो क्यों नहीं लिखा? नहीं, जीरो नहीं लिखते बेटा, 1 होता है। अगर आपने 11th क्लास इक्विलिब्रियम पढ़ा है तो याद होगा, जो सॉलिड लोग होते हैं उनके कंसंट्रेशन को यूनिटी यानी कि 1 माना जाता है, जीरो नहीं। हाँ हाँ, गलत होगा। ठीक है, चलिए। अब यहां पे आज हम इस चैप्टर के नए फेज को शुरू कर रहे हैं। आप ऐसा कह सकते हो बेटा कि इस चैप्टर का हमने आज 50% कंसेप्ट, ऑब्वियस सी बात है यार, कंसेप्ट हमने लास्ट क्लास में पूरी 1 घंटा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस किए थे, जो भी अभी तक हमने पढ़ा उसके ऊपर। लेकिन 50% हमने कंसेप्चुअली इस चैप्टर को पढ़ लिया है। ठीक है, यानी कंसेप्चुअली 50% हम पढ़ चुके हैं। अब मैं यहां पे आज आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं उसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप पहले से जानते हैं, कुछ आपके लिए नहीं होने वाली। थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है? चलिए, तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं कंडक्टिविटी एंड सेल कांस्टेंट ऑफ अ सेल। थोड़ा आपको यहां पे फिजिक्स की याद आएगी भाई।
थोड़ा आपको यहां पे फिजिक्स की याद आएगी भाई। कैसे आएगी देखो, कैसे फिजिक्स की याद आएगी। सबसे पहली चीज हम बात करने जा रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से, मतलब केमिस्ट्री रिप्रेजेंट करती है कैपिटल जी से। हाँ, कंडक्टेंस होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को हम कंडक्टेंस कहते हैं। इस हिसाब से हमारे पास जो कंडक्टेंस है, यार ये फिजिक्स है यार, है ना, जो कंडक्टेंस है ये 1 रेजिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि G इज इक्वल टू 1/R आ जाएगा। अब रेजिस्टेंस क्या होता है ये मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है आपको, सबको पता है रेजिस्टेंस क्या होता है, लेकिन जो कंडक्टेंस है वो रेजिस्टेंस का उल्टा है। रेजिस्टेंस करंट के फ्लो में रुकावट होता था और कंडक्टेंस उसका उल्टा है, तो ये कितनी आसानी से करंट फ्लो हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है। इन शॉर्ट, अगर किसी का कंडक्टेंस 5 है और किसी का कंडक्टेंस 10 है, तो जिसका कंडक्टेंस 10 है वो बेहतर कंडक्टर होगा। ऑब्वियस बात है, समझ गए ना आप। और रेजिस्टेंस में उल्टा होता था। इस हिसाब से इसकी एसआई यूनिट क्या बनेगी भाई, इस हिसाब से इसकी जो एसआई यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी, रेजिस्टेंस की सबको यूनिट पता है, आंसर है ओम, तो इसकी हो जाएगी ओम इनवर्स, जिसको हम ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं। बड़ी फनी बात है कि ओम इनवर्स को मोह भी लिखा जाता है, लेकिन मोह से ज्यादा हम इसमें साइमन इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल एस, साइमन इस्तेमाल करते हैं, साइमन कैपिटल एस किसी के नाम पे रखा गया, ऑब्वियस सी बात है बेटा। तो ओम इनवर्स को हम साइमन पे लिखते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं, ऐसा यूनिट क्या होगी भाई, रेजिस्टेंस के उल्टे की। तो रेजिस्टेंस की होती है ओम, तो इसकी हो गई ओम इनवर्स। ओम इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हो, मो भी लिख सकते हो और साइमन भी। अब अगर आपने ये चैप्टर पहले नहीं पढ़ा है तो आपको क्या लगता है कि कौन सी, ये तो मजाक है, अरे मजाक मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ओम की उल्टी यूनिट मो भी बना रखी है, यस ये फनी है, बट ये फेक मजाक नहीं है ये, ठीक है। लेकिन इन चारों में ओम इनवर्स, एक्चुअली ये तो दोनों सेम ही है, ओम इनवर्स, मो या फिर साइमन, आपको क्या लगता है कौन सी यूनिट सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती होगी, बताइए कौन सी यूनिट सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती होगी आपके हिसाब से। अरे तो धोखा है, ये तो फिजिक्स है बताइए आपके हिसाब से सबसे ज्यादा कौन सी इस्तेमाल होती। देखो अगर आपने चैप्टर पहले पढ़ रखा है तो फिर ये आप गलती कर रहे हो, ठीक है। हाँ, हम्म, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो भाई, फिजिक्स अगर होती, साइमन साइमन में साइमंस आता है, अगर फिजिक्स अगर ये होती फिजिक्स, तो हम ओम इनवर्स ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज फिजिक्स में हम ओम को प्रेफर करके ओम इनवर्स। लेकिन आपको शायद जान के हैरानी होगी कि केमिस्ट्री में साइमन जो है वो सबसे ज्यादा यूज होगा। केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो यूज होगा वो साइमन होगा, यूज होगा। अब इसके पीछे क्या कारण है क्या है छोड़ देते हैं, मुझे नहीं पता उसके बारे में, लेकिन हाँ ये ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारे पास कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस के साथ साथ हमारे पास एक बात याद दिलाने की बात आती है, और वो क्या है भाई, कि रेजिस्टेंस का हमारे पास एक और फॉर्मूला हुआ करता था, रो एल बाय ए, अगर आपको याद हो। और यहां पे अगर आपको याद हो तो रो होता था हमारे पास क्या भाई, रेजिस्टिविटी होता था, रेजिस्ट, ये मैं याद दिला रहा हूं आपको। रेजिस्टिविटी को हम लोग स्पेसिफिक, रेजिस्टिविटी को हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते थे, रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते थे, ठीक है, ओके। ये मैंने आपको यहां याद दिलाया है, ये मैंने आपको यहां पे याद दिलाया है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगली चीज यानी कंडक्टिविटी पढ़ने के लिए ये पता होना चाहिए। आ जाओ भाई अगली चीज के ऊपर बात करते हैं, दैट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं के, वैसे तो ये कापा है, वैसे तो ये कापा है, वैसे तो ये कापा है, बट ठीक है हम इसे के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ही बात है। क्या होता है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी।
रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को, रेजिस्टिविटी के उल्टे को हम कंडक्टिविटी कह देते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी के उल्टे को हम कंडक्टिविटी कह देते हैं। ठीक है, ठीक है। रेजिस्टिविटी के उल्टे को अगर हम कंडक्टिविटी कह देते हैं तो उस हिसाब से हमारे पास कंडक्टिविटी का फॉर्मूला रेजिस्टिविटी का उल्टा यानी कि 1 रेजिस्टिविटी आ गया। अच्छा, अब रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आर इंटू में, अगर मैं यहां से आपको रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला देता हूं तो आप क्या लिखोगे, आर इंटू में ए बाय एल लिखोगे। याद दिला रहा हूं कि रेजिस्टिविटी की जो एसआई यूनिट होती थी वो क्या होती थी भाई, ओम मीटर होती थी। ये सब 10th क्लास याद दिला रहा हूं मैं आपको। तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला अगर 1 रेजिस्टिविटी है तो यहां से कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट क्या आ जाएगी, बहुत ध्यान से सुनना है तो आसान लेकिन ध्यान से सुनना है। 1 रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी की है ओम मीटर, तो इसकी आ जाएगी ऑब्वियस सी बात है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में ओम इनवर्स को मैं लिख सकता हूं मोह, मोह, मोह मीटर इनवर्स। ये मोम मीटर इनवर्स नहीं है भाई, मोम इनवर्स नहीं है, ये मोह मीटर इनवर्स है। ठीक है, लेकिन मैं इसकी जगह चाहूं तो क्या भी लिख सकता हूं बताओ, साइमन मीटर इनवर्स। ठीक है, अब आप ये यूनिट्स अगर देख रहे हैं, अगर आप साइमन समझ गए तो साइमन मीटर इनवर्स ज्यादा काम आएगी, लेकिन ये तो एसआई यूनिट हुई। आओ अब बात करते हैं कॉमन यूनिट की। कॉमन यूनिट केमिस्ट्री में जो कॉमन यूनिट है वो क्या होगी। मैं ये सारी पढ़ाई आपको किसके लिए करवा रहा हूं, एक सेल के लिए। शायद हमारी आपस में इस बारे में बात नहीं हुई है, लेकिन मार्केट में मिलने वाले जो मेजरली अवेलेबल सेल है, मैं बैटरी की बात अभी ना, वैसे तो ये भी बैटरी होती है, ये आपने बैटरी देखी है ना, इसका थुनथुरू होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। अबे रिमोट में डलती है, रिमोट में डलती है, अरे घड़ी में डलती है, घड़ी में, अरे अरे खिलौने में डलती है, खिलौनों में। ये है बैटरी, सेल बैटरी, बैटरी। अब ये बैटरी यानी कि सेल यानी कि बैटरी, जो भी आप नाम दे दें, ये 3 मेजर साइजेस में आती है। अब दुनिया में कहीं भी घूम लो, कहीं भी का मतलब है कहीं भी घूम लो। एक आती है सिंगल ए, एक आती है डबल ए और एक आती है ट्रिपल ए। ट्रिपल ए वाली जो बैटरी है वो सबसे पतली होती है, डबल ए वाली थोड़ी सी मोटी होती है और सिंगल ए वाली सबसे ज्यादा मोटी होती है। ये टॉर्च वगैरह में डलती है, घड़ियों में डलती है, ये रिमोट वगैरह में डलती है। अब इस पूरे ब्रह्मांड में अगर आप सिंगल ए बैटरी चाहे चाइना से खरीद लो, सिंगल ए बैटरी चाहे पाकिस्तान से खरीद लो, सिंगल ए बैटरी चाहे हिंदुस्तान से खरीद लो, सिंगल ए बैटरी चाहे यूएस से खरीद लो, सिंगल ए बैटरी अगर आप युगांडा से खरीद लो, सिंगल ए बैटरी अगर आप ऑस्ट्रेलिया से खरीद लो, कहीं से भी खरीद लो बेटा, सिंगल ए बैटरी, डबल ए बैटरी, ट्रिपल ए बैटरी का कन्वेंशनल साइज सेम है। और ऑब्वियस सी बात है यार, सेम होना भी होगा यार, रखना भी होगा। अगर मैं बोल रहा हूं सी टाइप चार्जर या फिर मैं अगर बोल रहा हूं लाइटनिंग तो वो सेम होना चाहिए ना यार, कॉमन सेंस की बात है, वो सेम होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए बेटा। आई रिपीट, मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि हमें एक जो भी पढ़ाई हम ये कर रहे हैं, हमें एक सेल के रिस्पेक्ट में सोचना है इसको। जब हम फिजिक्स में इसको पढ़ेंगे तो हम वायर के रिस्पेक्ट में, कंडक्टर के रिस्पेक्ट में सोचेंगे, लेकिन केमिस्ट्री में हम इसको सोचते हैं बैटरी के रिस्पेक्ट से। ठीक है, अब अगर इसको बैटरी के रिस्पेक्ट से सोचेंगे तो ये हमें 3 बैटरी दिख रही है, इनकी एक लंबाई होगी, इनकी एक चौड़ाई होगी। बड़ा प्यारा सा सवाल है कि लंबाई चौड़ाई जनरली मीटर में तो नहीं होगी, कितना ही सेल होता है फिक्स साइज है, सेंटीमीटर में ही होगी, सेंटीमीटर में ही होगी। अब ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि बैटरी का साइज मीटर में हो नहीं सकता, बड़ी बड़ी बैटरी भी होती होंगी, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन जनरली ये जो साइज है ये सेंटीमीटर में होता होगा। इसीलिए बेटा कॉमन यूनिट जो हमारे पास इसकी आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी हमारे पास साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि हम सेंटीमीटर में केमिस्ट्री में लंबाई ज्यादा नापेंगे, हम केमिस्ट्री में सेंटीमीटर में लंबाई ज्यादा नापेंगे, इसलिए साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इसकी यूनिट आ जाएगी। ठीक है, चलो अब मैं यहां पे एक रिलेशन निकालने वाला हूं, जो कि यहां पे लिखा हुआ है सेल कांस्टेंट, बताऊंगा ये क्या है। इस रिलेशन के बाद आपके मन में कोई भी अगर डाउट चल रहा होगा तो पूछ लेना, वैसे हमने ऐसा सच तो अभी कुछ किया नहीं है, बट फिर भी चल रहा हो तो पूछ लेना, आ जाओ। ठीक है, अब यहां पे देखो हम क्या करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं कि हमारे पास R इज इक्वल टू रो L बाय A फॉर्मूला है। ठीक है, यहां से मैं रो को लेके जा रहा हूं नीचे और यहां से R को मैं नीचे लेके आ रहा हूं ताकि यहां पे L बाय A बच जाए। ठीक है, 1 रो यानी 1 रेजिस्टिविटी होता है कंडक्टिविटी, 1 R यानी 1 रेजिस्टेंस होता है कंडक्टेंस। यहां पे बच गया हमारे पास L बाय A। अब मुझे बताओ एक कन्वेंशनल सेल के लिए, जब भी अभी हम बात कर रहे थे
सिंगल ए, डबल ए, ट्रिपल ए, या फिर चलो सिंगल ए, डबल ए, ट्रिपल ए छोड़ भी देते हैं। आपने अगर एक सेल बना दिया, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास यहां पे रिमोट में यहां पे एक सेल, ठीक है ना, मेरे पास ये एक ये रिमोट, सॉरी, ये मेरे पास एक रिमोट में सेल है, इसमें 2 सेल डले हुए, ये जो है ये ट्रिपल ए बैटरी है, विच मीन्स सिंगल, डबल, ट्रिपल ए में सब छोटी वाली बैटरी। अब इसकी जो लंबाई है, इसकी जो चौड़ाई है, ये फिक्स्ड है। अब मान लेते हैं आपने भी खुद से भी एक सेल बनाया जो कि इन तीनों से ही मैच नहीं करता, जो कि इन तीनों से ही मैच नहीं करता, कोई अलग से, जैसे मान लो आपने ये सेल बनाया, इस शेप का सेल बनाया, इस शेप का सेल बनाया, इस शेप का सेल बनाया। अब इस शेप के सेल में आप कोई भी केमिकल भरोगे, एनोड बनाओगे, कैथोड बनाओगे, सेल को यूज करोगे, ठीक है। लेकिन जो इसका कंटेनर है, इसका जो कंटेनर है, इसकी लंबाई, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये तो फिक्स्ड है ना, ये तो फिक्स्ड है ना। आप इसके अंदर के सामान को चेंज कर सकते हो, ऑब्वियस सी बात है, उस और नहीं भी करोगे तो भी उसकी समय के साथ, टाइम के साथ कंसेंट्रेशन चेंज हो सकती है, नहीं हो सकती है, टेम्परेचर के साथ हो सकती है, नहीं हो सकती है, लेकिन इसका जो लंबाई और इसका जो एरिया है, ये तो फिक्स रहेगा। और इसी लंबाई और एरिया को सेल कांस्टेंट कहा जाता है, और इसी लंबाई और एरिया के रेशो को सेल कांस्टेंट कहा जाता है। और हमारी किताबें सेल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करती हैं जी स्टार से। मुझे समझ नहीं आया, दुनिया में सिंबल खत्म हो गए थे या पता नहीं क्या है, कोई और कहानी है इसके ऊपर, लेकिन इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जी स्टार से। तो यहां पे हम लोगों को समझना होगा कि ये जी स्टार सेल कांस्टेंट है, और ये सेल कांस्टेंट क्या है भाई। तो यहां पे आपको समझना होगा कि ये जो जी स्टार है, ये है सेल कांस्टेंट। किसी भी सेल के लिए ये कांस्टेंट रहता है, और ये है हमारे पास सेल कांस्टेंट, जिसका सिंबल है भैया जी स्टार, ठीक है। और जी स्टार जो है, ये है किसी भी सेल का लंबाई और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसकी लंबाई और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और यहां से अगर सेल कांस्टेंट की यूनिट पूछूं मैं आपसे, तो इसकी यूनिट में लंबाई के लिए आ गया मीटर, एरिया के लिए आ गया मीटर इनवर्स, और हम केमिस्ट्री में ज्यादातर जो यूज करेंगे वो करेंगे सेंटीमीटर इनवर्स। हम केमिस्ट्री में ज्यादातर जो यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे भाई, सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। तो यहां पे हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है, दैट इज कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू में सेल कांस्टेंट। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू में सेल कांस्टेंट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन है बेटा, ठीक है। बताओ क्या सवाल चल रहा है मन में, क्या सवाल चल रहा है मन में, बताओ। हाँ, केमिस्ट्री में डेरिवेशन आती है क्या, आती है? हाँ जी। ज्यादा नींद को कैसे कंट्रोल करें, अपने सपने बढ़ाओ। ओ माय गॉड बेटा, क्या गहरी बात बोल दी मैंने। ये ऑरा वाला एडिटिंग कराऊंगा मैं यहाँ पे, वो वाला कृष्णा वाला एडिटिंग कराऊंगा। पता मेरा ऑरा हुआ कब तबाह, वो वाला गाना चलवाऊंगा, बूम शाकला का। भाई साहब क्या गहरी बात बोली है मैंने। एक बच्ची है कांगे ऊपर, क्या नाम था बच्ची का, स्नेहा। स्नेहा बच्ची कह रही है कि सर नींद ज्यादा आती है, क्या करूं? बेटा जिसकी नींद ज्यादा है ना, वो अपने सपने बढ़ाओ। सपने पूरे नहीं होंगे ना, फिर अपने आप नींद उड़ेगी, देखो ऐसे बूम शाकला का, समझ गए बेटा? चलो ठीक है। जी स्टार की वैल्यू क्या होती है, हर एक सेल के लिए अलग अलग है बेटा, ऑब्वियस सी बात है। देखो अगर आप अपने डबल ए बैटरी के लिए बात करोगे तो इसकी वैल्यू अलग होगी, सिंगल ए के लिए अलग होगी, लंबाई और एरिया है ना ये। अब डबल ए का लंबाई एरिया अलग है, ट्रिपल ए का लंबाई एरिया अलग है, सबके लिए लंबाई एरिया अलग अलग है। यस, चलिए ठीक है, ठीक है, डन डन डन, आगे बढ़े आगे बढ़े। सर बटन सेल किस में आएगा? बटन सेल एक अलग प्रकार का सेल है, ऑब्वियस बात है, वो डबल ए नहीं, अभी हम पेंसिल सेल की बात कर रहे हैं। उनमें ये 3 साइज आता है, और क्या पता और भी आता हो बेटा, मुझे नहीं पता है, क्या पता 4 ए भी आता हो, 5 ए भी आता हो, आई डोंट नो। मैंने ये 3 सेल अपने जीवन में देखे हैं। हाँ ठीक है, कोई सवाल? हाँ, कोई सवाल बेटा? नहीं। कह रहे आप, अरे यार ऐसा मत करो यार। हाँ, कोई सवाल नहीं आ रहा काम का? पेपर में जी स्टार की वैल्यू लिखी है? अरे बाबू कैसी बातें कर रहे हो यार, बाबू ये कब से बोलने लगे आप लोग ये सब?
9 के बच्चे जोड़िए। यहाँ पे 3 हमारे पास बेटा क्या है, 3 हमारे पास कांस्टेंट है, कोई एक कांस्टेंट की वैल्यू को 3 कांस्टेंट कह रहा हूं, 3 हमारे पास यहाँ पे ये चीजें वेरिएबल्स हैं, इनमें से कोई 2 की वैल्यू आपको दे रखी होगी, तीसरा निकालेंगे। एक ऐसा सवाल पूछने लग गए। चलो आगे बढ़ रहे हैं हम, कोई काम का सवाल मुझे मिला नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। अब बेटा बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये जो मैंने आपको पढ़ाया ये हमारे लिए पुराना था काइंड ऑफ, ये भी काइंड ऑफ पुराना ही था देखा जाए तो। कंडक्टिविटी इज 1 रेजिस्टिविटी, फिजिक्स में हम ये 11th में 12th में दोबारा पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, 3rd चैप्टर में हम इसको दोबारा पढ़ने वाले हैं। बट अब यहां पे अगर हम वापस आए तो हमें एक और चीज पढ़नी है। हेडिंग देख रहे हो आप, कंडक्टिविटी और सेल कांस्टेंट, ये तो मैंने आपको दोनों पढ़ा दिया, लेकिन अब हम यहां पे बात करने वाले हैं एक और प्रकार की कंडक्टिविटी के बारे में, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आफ्टर नर्स्ट इक्वेशन, आफ्टर नर्स्ट इक्वेशन जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और वो है बेटा मोलर कंडक्टिविटी। अगर किसी का यूटी वगैरह हुआ है, ये चैप्टर आया है, तो उसको पता है कि इसके ऊपर उसके पेपर में सवाल आया ही आया है, और अगर नहीं आया तो पेपर ही अच्छा नहीं बना हुआ है। तो भैया हमारे पास अब एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। यार कंडक्टिविटी तो आप समझ गए ना, कंडक्टिविटी इज 1 रेजिस्टिविटी। अब अगर रेजिस्टिविटी करंट को फ्लो होने से रोकती है तो कंडक्टिविटी उसका उल्टा है। रेजिस्टेंस करंट को फ्लो होने से रोकता है तो कंडक्टेंस उसका उल्टा है। ये तो साइकोलॉजिकली भी इजीली समझ में आ गया, वो कॉमन सेंस से भी। लेकिन अगर मोलर कंडक्टिविटी, साइकोलॉजिकली क्यों बोला मैंने, लेकिन अगर मोलर कंडक्टिविटी की बात अगर हम लोग करें तो मोलर कंडक्टिविटी क्या है। मोलर कंडक्टिविटी का पहली बात तो जो सिंबल है वो है डेल एम, ठीक है। अब मैंने यहां पे आपसे इसको समझाने से पहले, इसकी डेफिनेशन लिखने से पहले एक सवाल पूछता हूं, ठीक है। आपने ना एक सेल के अंदर HCl भरा और इस वाले सेल के अंदर भी HCl भरा, इसके अंदर जो HCl भरा वो 1 मोलर है और इसके अंदर जो HCl भरा वो आपने 2 मोलर भरा। 1 मोलर का मतलब समझ गए कि इसमें भी आपने 1 लीटर लिया हुआ है, लेकिन हमारे पास 1 मोल HCl का है, 1 मोल HCl का है। इसमें भी आपने 1 लीटर भरा लेकिन 2 मोल HCl है, 2 मोल HCl है। यानी सेल का साइज, उसके अंदर जो क्वांटिटी भरी है, उसका अमाउंट, वो सब कुछ सही है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि यहां पे 1 मोल HCl है, उसमें 2 मोल HCl है, तो बताओ इनमें से कौन सा सेल, चलो ये सब भी छोड़ दो आप कि कौन सा सेल ज्यादा बिजली कंडक्ट करेगा कौन से कम, मुझे इतना बताओ क्या दोनों की जो कंडक्टिविटी है वो सेम होगी या अलग अलग होगी। दोनों की जो कंडक्टिविटी है क्या वो सेम होगी या अलग अलग होगी, मुझे इतना ही बता दो। दोनों में से जब बिजली पास कराई जाएगी तो कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा किसकी कम है, ये पूछ नहीं रहा, ये बात की बात है। सेम होगी या अलग अलग होगी, आपका क्या कहना है। ठीक है ठीक है, अलग अलग कह रहे हो ना, सेम तो कोई नहीं है ना, सेम तो कोई नहीं है ना भाई, सेम तो नहीं है कोई, सेम तो कोई नहीं है ना भैया। ठीक है, बोलो मरो भाई, सेम तो कोई नहीं है ना भाई। चलो ठीक है, सबकी अलग अलग आंसर आ रहा है, आना भी चाहिए, क्योंकि बिजली कंडक्ट हो रही है आयंस की वजह से, H+ के आयन, Cl- के आयन, एसिड की वजह से, उसके आयंस की वजह से। अब अगर दोनों केसेस में इसकी कंसंट्रेशन अलग अलग है तो आयंस का अमाउंट भी अलग अलग होगा, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी भी अलग होगी। और हमारा दिमाग कॉमन सेंस से यह भी कह रहा है कि 2 मोलर वाले की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी क्योंकि उसके आयन ज्यादा होंगे, H+ के, Cl- के, ज्यादा बिजली पास कराएगा सेम वॉल्यूम में। ठीक है, यह सब समझ में आता है। लेकिन फिर मोलर कंडक्टिविटी क्या है भाई, क्योंकि कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है और आपकी कंसंट्रेशन अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है, तो कंसंट्रेशन वाले पार्ट को हटाने के लिए क्यों ना पर मोलर हम किसी की कंडक्टिविटी निकाल दें। तो क्या है मोलर कंडक्टिविटी भाई, तो कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन पर यूनिट इट्स कंसंट्रेशन, पर यूनिट इट्स कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन भी कौन सी वाली, ऑब्वियस सी बात है मोलैरिटी, क्योंकि मोलर है ये। तो कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन पर यूनिट इट्स कंसंट्रेशन इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी, इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम डेल एम से शो कर रहे हैं। ठीक है भाई, सही है। अब इसका क्या फॉर्मूला बनेगा भाई, सुनो। अगर मैं कह रहा हूं कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी तो 1 रेजिस्टिविटी है, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी क्या है,
मोलर कंडक्टिविटी मतलब कंडक्टिविटी पर यूनिट कंसंट्रेशन। तो यहां से हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी का एक फॉर्मूला आ जाता है, मोलर कंडक्टिविटी का एक फॉर्मूला आ जाता है, जो कि आ जाता है किसी भी सॉल्यूशन की कितनी कंडक्टिविटी है पर यूनिट, उसकी क्या कंसंट्रेशन है। और कंसंट्रेशन हम यहां पे कौन सी लेने वाले हैं, मोलैरिटी लेने वाले हैं, मोलैरिटी। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आ जाता है K अपॉन में C, वेयर C इज कंसंट्रेशन, वेयर C इज कंसंट्रेशन एंड K इज कंडक्टिविटी। कंसंट्रेशन भी ऐसी वैसी कोई कंसंट्रेशन नहीं है। कौन सी कंसंट्रेशन है, कौन सी कंसंट्रेशन है, आंसर है मोलैरिटी। लेकिन मोलैरिटी में ना एक प्रॉब्लम आएगी आगे जाके, आगे जाके मतलब अगली क्लास में। क्यों अगली क्लास में क्या प्रॉब्लम आएगी मैं आपको बताता हूं, यूनिट की प्रॉब्लम आएगी, यूनिट की प्रॉब्लम आएगी। कैसे, देखो जो कंडक्टिविटी है इसकी जो यूनिट है वो साइमन मीटर इनवर्स SI यूनिट की अगर बात कर ले, लेकिन यहां पे जो कंसंट्रेशन है ये होता है मोल पर लीटर। तो यहां पे मीटर है, यहां पे लीटर है, दोनों मैच नहीं हो रहे हैं। ऑब्वियस ही बात है, दोनों मैच नहीं हो रहे हैं, तो हमें इनको मैच करना पड़ेगा। उसके लिए 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 से डिवाइड, वो सब हम खेल लेंगे, वो हम अगली क्लास में खेल लेंगे, वो हम अगली क्लास में खेल लेंगे। लेकिन हमारे पास फॉर्मूला आ गया K/C, यानी कंडक्टिविटी पर यूनिट कंसेंट्रेशन। आओ अब इसकी यूनिट के बारे में बात कर ले, SI यूनिट के बारे में बात कर ले। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द SI यूनिट, इसकी SI यूनिट क्या होगी, तो भैया कंडक्टिविटी की SI यूनिट हमारे पास क्या आई थी, साइमन मीटर इनवर्स। और कंसंट्रेशन की क्या आएगी बताओ, मोल पर मीटर क्यूब। भाई पर मीटर क्यूब क्यों, लीटर क्यों नहीं, अरे भाई SI यूनिट की बात कर रहा हूं यार। SI यूनिट में लीटर कहां से आ जाएगा, मीटर क्यूब ही तो आएगा ना। ठीक है, अब अगर आप इसको इससे काटोगे तो यहां पे ये मीटर का स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे मोल बच जाएगा जो कि ऊपर चला जाएगा। तो साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इसकी SI यूनिट आ जाएगी। अरे क्या यूनिट आ गई, क्या यूनिट आ गई, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ जाएगी। हाँ, 1000 से मल्टीप्लाई करो, नहीं कर रहा, बोल तो दिया नहीं कर रहा मैं, 1000 के पीछे पड़ गए। हाँ ठीक है, लेकिन ये तो SI यूनिट है, कॉमन यूनिट कौन सी है, कॉमन यूनिट कौन सी है जो हम यूज करने वाले हैं, बोलो बोलो, टेल कॉमन यूनिट बताइए, कॉमन यूनिट बताइए बेटा, बोलो मरो जल्दी से, कॉमन यूनिट बता दो। आंसर है साइमन, तो साइमन है, लेकिन मीटर के बजाय हम सेंटीमीटर यूज करेंगे। तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये हमारे पास इसकी कॉमन यूनिट आ जाएगी। अब जब हम इसके एनसीईआरटी के सवाल करेंगे, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी किए थे, आप क्या देखोगे कि मोस्टली क्वेश्चन में साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, पीवाई क्यूज में साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर होगा मीटर के बजाय, जो कि मैं आपको यहां पे ही समझा चुका हूं कि कॉमनली हम लोग सेंटीमीटर यूज करेंगे ना कि मीटर, बिकॉज वो वाला खेल है। ठीक है, डन है, ओके ठीक है, अब तुम जान के कर रहे हो मुझे पता है। हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है, डन है। चलिए चलिए चलिए, लेकिन ये दोनों अलग कैसे हैं, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी, ये दोनों अलग कैसे हैं। कंडक्टिविटी को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपकी कंसंट्रेशन कितनी है, एक सर्टेन सॉल्यूशन है आपके पास, वो कितने बिजली कंडक्ट कर रहा है उससे हम कंडक्टिविटी नापते हैं। लेकिन मोलर कंडक्टिविटी ये कह रहा है कि एक मोलर पर मोलर, यानी व्हाट इज द कंडक्टिविटी पर मोलर ऑफ द सॉल्यूशन। डिवाइड बाय का मतलब पर मोलर ही होता है ना, पर मोलर ही होता है ना, पर यूनिट का मतलब पर मोलर ही होता है, पर मोलर। आओ उसके बीच के डिफरेंस को थोड़ा सा समझते हैं, एक डिफरेंस को अगले पेज पे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आओ यहां पे समझते हैं, फिर आपके मन में कोई सवाल आ रहा होगा तो आप पूछ लीजिएगा। चलिए यहां पे अगर हम बात करें, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है ये, क्या बेटा, डाइल्यूशन वर्सेस कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। चलो आओ, ठीक है, जब तक आपको भी दिमाग लगाना भाई, देखो पहली बात तो अगर मैं डाइल्यूशन करूंगा, ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन, अगर मैं डाइल्यूशन करता हूं तो मुझे आपको बताना है कि ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने पे
क्या फर्क पड़ेगा कंडक्टिविटी पे और मोलर कंडक्टिविटी पे? बताइए, आपके हिसाब से डाइल्यूशन करने पे क्या फर्क पड़ेगा कंडक्टिविटी पे और मोलर कंडक्टिविटी पे? सोच के बताओ। ऑन डाइल्यूशन क्या फर्क पड़ेगा कंडक्टिविटी पे और मोलर कंडक्टिविटी पे? बताइए, बताइए भाई, बताइए भाई। हाँ, अगर जी स्टार की वैल्यू फिक्स नहीं है तो उसे कांस्टेंट क्यों कहते हैं? एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। जो मुझे करना है ना उसके लिए मुझे दोनों हाथ चाहिए, ठीक है बेटा? एक बच्चा कह रहा है अगर जी स्टार एक कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू फिक्स क्यों नहीं है? इस बच्चे के लिए मुझे कुछ करना है बेटा, उसके लिए मेरे को दोनों हाथ चाहिए होंगे बेटा। शाबाश बेटा, शाबाश। अपने आप अपने कबीले का नाम रोशन करेंगे बेटा, शाबाश। बहुत सारी उम्मीदें हैं मुझे। और बच्चे का नाम पता है? शायद शान था। एक बार बताऊं मैं, बच्चे का नाम शान था, शायद शान। बेटा आपके ऊपर सबको आन बान शान, शान ही था शायद, ऊपर चला गया, मैं ढूंढ नहीं रहा, टाइम लगेगा। लेकिन बच्चे का कहना है आपके आंसर में पढ़ रहा हूं, ठीक है ठीक है। लेकिन उस बच्चे ने जो बात करी है ना, अगर ये मेरे सामने होता, अगर ये मेरे सामने होता, मैं इसकी नाभि में पेचकस, ये रहा पेचकस पड़ा यहां, मुक्का नहीं मारता, पेचकस मारता मैं आज। 12वीं क्लास का बच्चा है, और अगर ये लड़का है तो मुझे पूरी उम्मीद है इसकी दाढ़ी मुझे भी आ गई होंगी। 12वीं क्लास का लड़का एक बात बोल रहा है कि अगर जी स्टार एक कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू तो फिक्स होनी चाहिए। मुझे इतनी खुंदक आ रही है ना अभी इस वक्त कि मन कर रहा है काश मेरे पास एक सुपर पावर होती कि मैं कैमरे में घुस के मार सकता इसको। हम्म मैं बिजली निकाल दूंगा आंख से, पहले बता रहा हूं, मैं आंख से बिजली निकाल दूंगा। हम्म, चलो ठीक है। शान बेटा, शान बेटा एक बात बताइए, शान बेटा एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन पढ़ा है बेटा? शान बेटा आपने, शान बेटा वो एक कांस्टेंट है ना शान बेटा, ठीक है। शान बेटा एक बात याद करेंगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है बेटा, ये कांस्टेंट होता है ना शान बेटा। शान बेटा आपने केएफ पढ़ा है? शान बेटा आपने केवी पढ़ा है? ये कांस्टेंट होता है ना शान बेटा। तो शान बेटा अगर ये सब कांस्टेंट होते हैं तो इनकी वैल्यू कैसे बदल रही है? ठीक है शान बेटा, दुनिया में दो प्रकार के कांस्टेंट होते हैं। एक होते हैं जो कुछ सर्टेन कंडीशन में कांस्टेंट हो, ये कंडीशनल कांस्टेंट्स होते हैं। एक होता है शान बेटा यूनिवर्सल कांस्टेंट होते हैं। शान बेटा, शान बेटा यूनिवर्सल कांस्टेंट वो होते हैं जो पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाओ कांस्टेंट रहेंगे। आर हो गया, प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, कैपिटल जी हो गया, ये ब्रह्मांड वाले कांस्टेंट है बेटा। एक होते हैं ये वाले कांस्टेंट जिनकी वैल्यू चेंज होती है, और ये बात एक 12th क्लास के बच्चे को बताई जा रही है, ये मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, सवाल ये था कि ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने पे कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में क्या फर्क आएगा? आंसर है अगर मैं डाइल्यूशन करता हूं तो शायद आपको पता है डाइल्यूशन का मतलब क्या है। तो सबसे पहले इसका कंडक्टिविटी पे फर्क देखते हैं, सबसे पहले इसका कंडक्टिविटी पे फर्क देखते हैं, ठीक है। तो ऑन डाइल्यूशन क्या होना चाहिए भाई? डाइल्यूशन करने का मतलब होता है पानी डाल रहे हो। तो डाइल्यूशन करने का मतलब अगर पानी डाल रहे हो तो जो नंबर ऑफ आयंस हैं जो बिजली पास करवा रहे थे वो पर यूनिट वॉल्यूम कम होने लग जाएंगे। बेटा अगर मेरे पास यहां पे एक सॉल्यूशन है, उसमें HCl है और ये आधा भरा हुआ है, मैंने उसके अंदर पानी डालना शुरू किया तो HCl तो उतना ही रहेगा ना, लेकिन पानी का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो अब उतने ही आयंस ज्यादा वॉल्यूम में है, तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएंगे। और नंबर ऑफ आयंस, आयंस हमारे लिए चार्ज कैरियर है, तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम अगर कम हो जाएंगे तो कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। तो ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम decreases, number of ion per unit volume decreases, due to which conductivity decreases। यानी सिंपल सी बात यह है, सिंपल सी बात यह है मेरे बच्चों कि अगर आप डाइल्यूशन करोगे तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी।
अगर आप डाइल्यूशन करोगे तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है, कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो क्या फर्क पड़ेगा मोलर कंडक्टिविटी पे, मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? शायद मोलर कंडक्टिविटी का अंदाजा आप सबने लगाया हो कि मोलर कंडक्टिविटी इज व्हाट? मोलर कंडक्टिविटी इज कंडक्टिविटी पर यूनिट कंसंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी इज कंडक्टिविटी पर यूनिट कंसंट्रेशन। तो अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि ऑन डाइल्यूशन concentration decreases due to which molar conductivity increases। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, यानी कि अगर आप डाइल्यूशन करोगे तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, और कंसंट्रेशन अगर कम हुई तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। आसान भाषा में डाइल्यूशन करने पे दोनों पे जो इफेक्ट है वो अलग अलग है। डाइल्यूशन करने पे कंडक्टिविटी कम हो रही है लेकिन मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है। और इसी बात से हमारे पास एक नया टॉपिक आता है और वो है बेटा बहुत ही प्यारा टॉपिक, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल नॉट एम से। अभी तक तो हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी था, अब आ गया मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल नॉट एम से। अब आपको मैं एक सवाल पूछता हूं बेटा, सवाल यह है कि अगर मैं डाइल्यूशन करता जाऊं, अगर मैं डाइल्यूशन करता जाऊं, तो क्या मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी? अरे बोलो, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। अगर मैं डाइल्यूशन करता चला जाऊं तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी, और अगर मैं डाइल्यूशन इनफाइनाइट कर दूं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है सर? इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब होता है जब आप इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ पानी डाल दो। सर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ पानी डाल दो, अरे यार इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ पानी डाल दो का प्रैक्टिकली मतलब यह है कि आपने एक बाल्टी में एक बूंद HCl लिया और 20 लीटर पानी ले लिया। इनफाइनाइट ही तो है। 10th क्लास याद है, खिड़की के बाहर जो पेड़ होता था उसे इनफाइनाइट ही मानते थे आप, लाइट चैप्टर। इनफाइनाइट ही है, मिलीमीटर्स के आगे इनफाइनाइट ही होता है मीटर। तो कहने का मतलब है कि अगर आपने पानी बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन पूछूं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन आया, क्या HCl पिया जा सकता है? ये सवाल ना मैंने अपने टीम से पूछा था। हम उस दिन HCl पे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा क्या HCl पिया जा सकता है? आप बताओ क्या आंसर होगा, क्या HCl पिया जा सकता है? तो आंसर है यस, इन वेरी लो कंसंट्रेशन। लाइक मैं एक बाल्टी लूंगा जो 20 लीटर की होगी, उसमें एक बूंद अगर HCl डाल दूं और उसमें पानी डाल दूं, तो टेक्निकली ये HCl ही है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही है, बिकॉज हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl इन वाटर। तो टेक्निकली ये HCl ही है, बट ये वेरी 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 डाइल्यूटेड फॉर्म में है। तो टेक्निकली आंसर यस है बेटा इसका। हाँ, अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या मैं कंसंट्रेटेड 2 मोलर 3 मोलर 4 मोलर 1 मोलर 2 मोलर HCl पीऊंगा, तो पागल, वो तो फिर ऑब्वियस बात आंसर नहीं है। लेकिन क्यों मैं ये समझाना चाह रहा हूं, बिकॉज इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब यही है बेटा कि हम बहुत सारा पानी डाल देंगे। अब अगर हम बहुत सारा पानी उसके अंदर डाल देंगे तो भैया हो गई इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब उस केस में कंडक्टिविटी तो बहुत कम हो जाएगी, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी।
और उसी मोलर कंडक्टिविटी को हम बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और रिप्रेजेंट करेंगे डेल एम से। यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या है, तो मुझे बताना क्या मैं सही कह रहा हूं कि नहीं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। अच्छा डेफिनेशन तो, अरे डेफिनेशन तो यही लिखा हुआ है यार, अरे डेफिनेशन तो यही है। डेफिनेशन क्या, मोलर कंडक्टिविटी ही है ये, बस एक स्पेशल केस में। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यानी कि मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी ही मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। यानी कि मैं यहां सिंपल भाषा में ये कह सकता हूं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल एम इज इक्वल टू डेल नॉट एम है। आसान शब्दों में ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल एम इज डेल नॉट एम। आखिरी चीज कराऊंगा, क्लास खत्म करता हूं। आखिरी चीज कराऊंगा, क्लास खत्म रखता हूं। अब यहां पे आपको केमिस्ट्री का एक नियम याद करना होगा, इक्विलिब्रियम। किसी भी चीज की, खासकर इलेक्ट्रोलाइट्स की, जो वैल्यू होती है अपॉन में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, उसके रेशो को हम अल्फा कहते हैं। ये हम लोगों ने 11th क्लास इक्विलिब्रियम पढ़ा हुआ है। ऑल्दो ये हमने किसके लिए पढ़ा हुआ है, कंसंट्रेशन के लिए पढ़ा हुआ है, बट यहां पे हम कंसंट्रेशन के बजाय मोलर कंडक्टिविटी के लिए भी ये रेशो लिख सकते हैं। यानी ये अल्फा क्या है, डेल एम अपॉन में डेल नॉट एम, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी और उसी की मैक्सिमम वैल्यू। याद है कितना टूटा अपॉन में कितना मैक्सिमम लिया था, इसी रेशो को हम अल्फा कहते थे, और अल्फा को हम लोग कहते थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको कहते थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको हमने सॉल्यूशन में भी पढ़ा हुआ है और यहां पे फिर से आ गया। तो हमारे पास अल्फा आ गया है डेल एम अपॉन में डेल नॉट एम। डेल एम अपॉन में डेल नॉट एम। डेल एम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। डेल नॉट एम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यानी कि एक की वैल्यू अपॉन में उसकी मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी, इसके रेशो को हम अल्फा कहेंगे। तो भाई आज हमने बहुत सारे चीजों को पढ़ा है बेटा। कोई भी आपके मन में सवाल चल रहा है तो जल्दी जल्दी पूछते हैं, और अगर कोई डाउट आएगा तो उसे कंसीडर करते हैं। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, हम अगली क्लास में एक दो फॉर्मूले और करेंगे इससे कनेक्टेड, और पता नहीं अगली क्लास में न्यूमेरिकल कर पाएंगे नहीं, लेकिन जो भी, अच्छा अगली क्लास में डाउट क्लास है, फ्राइडे को तो सॉरी डाउट क्लास है। तो हो सकता है हम लोग शायद संडे मिले, पता नहीं, हो सकता है हम लोग मंडे मिले, मैं बताऊंगा। अगर संडे मिले तो नोटिफिकेशन आ जाएगी, या फिर सैटरडे वाली क्लास में आपको बता दूंगा, फिजिक्स में तो मिलेंगे, तो वहां पे आपको शायद नोटिफिकेशन के बता दूंगा कि भैया हम संडे को क्लास ले रहे हैं कि नहीं। संडे को लेंगे तो वही 2 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास लेके इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। बाकी मन में कोई सवाल? हाँ जी। 1 बूंद HCl 1 लीटर पानी में पी सकते हैं भाई? मैं ये रिस्क तो नहीं लेना चाहूंगा, नहीं। हाँ जी। कोई सवाल? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिव, हाँ, इसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी कहते हैं। इसका एक और नाम भी है बेटा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग नाम क्यों पढ़ रहे हो, समझ गया ना? जैसे याद है लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम लिमिट को हम लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं, लिमिटिंग वैल्यू। तो क्योंकि ये मोलर कंडक्टिविटी की मैक्सिमम वैल्यू, तो इसलिए इसका नाम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी है। वेरी नाइस। हाँ जी। ठीक है, डन। थैंक यू हर्ष, थैंक यू हर्ष। सर एसआई यूनिट और कॉमन यूनिट अलग कैसे है? नहीं देखो ऐसा यार, अरे तो रोज होता है बेटा। एसआई यूनिट और कॉमन यूनिट तो अक्सर रोज होती है बाबू, अलग होती है। आप टाइम को हम सेकंड में एसआई में नापते हैं, लेकिन आप आज टाइम बोलोगे 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, ये तो कैसे बात की बात? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। मुझे कमेंट्स थोड़े से रोक के देखना पड़ेगा, रुक जाओ। ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? मैंने बताया ना, ये तो लिखा हुआ, कंडक्टिविटी कम हो जाएगी बिकॉज डाइल्यूशन होने पे पानी बढ़ेगा।
तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएंगे ना बेटा, ठीक है। हाँ सर, सेल के अंदर जिंक भी होता है क्या? बेटा अलग अलग प्रकार के सेल होते हैं, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कुछ में जिंक है, कुछ में नहीं है बेटा, सारे सेल पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम लोग, ठीक है। और कोई सवाल? हम्म। हाँ, जिसको कोई डाउट नहीं है वो जा सकता है। अल्फा की ऐसा यूनिट क्या होगी? बेटा कोई यूनिट नहीं होगी, ये तो यूनिटलेस होगा, ऑब्वियस सी बात है बेटा, क्योंकि ऊपर और नीचे सेम है ना, तो ये यूनिटलेस होगा बेटा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। और फ्राइडे को डाउट क्लास है, कल हमारे फिजिक्स की क्लास है, उसमें मिलते हैं। फिर सैटरडे को भी फिजिक्स की क्लास में मिलते हैं, और फिर ट्यूसडे को शायद एक डाउट क्लास लगा देंगे या फिर एक्स्ट्रा लगा देंगे, देख लेंगे। लेकिन अपने लेवल पढ़ाई करते रहो, ठीक है। ओके, बाय बाय, मिलते हैं।